अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार। मैं ताहिर मद्रास वाला अहमदाबाद से हूँ। दोस्तों, मैंने साइकिल से पूरी दुनिया का दौरा किया हुआ है। 17 साल तक मैंने साइकिल से सफ़र की है। दोस्तों, मैंने ये पूरी सफ़र के दौरान 1,28,000 किलोमीटर की यात्रा मैंने की है। और कई बार मैं जंगलों में से, नदियों में से, नालों में से मैं गुजरा हूँ, पहाड़ी इलाकों से मैं निकला हूँ। बारिश का सामना भी किया है। कहीं-कहीं ऐसी कंट्री थी जहाँ पे बारिश के अंदर मैं फँसा हुआ था, उस वक़्त भी मैंने साइक्लिंग की है। मैंने हर मुश्किल का सामना किया है और आगे बढ़ता रहा हूँ, और हर वक़्त मुझे ऊपर वाले अल्लाह ने मुझे बचाया है। मैंने -32 डिग्री में मैंने साइकिल चलाई है। और अ, प्लस 56 डिग्री, जिस वक़्त मैं अरबस्तान में था, मैं इराक से मैं कुवैत आ रहा था, उस वक़्त ज़बरदस्त गर्मी थी। प्लस 56 डिग्री, यानी 56 डिग्री में भी जिस वक़्त मैं साइकिल चला रहा था, मेरे पूरे हाथ और पैर, मुँह पे चमड़ी पूरी जल गई थी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो समझ आता है कि ये सफ़र सिर्फ़ साइकिल का नहीं था, ये एक इंसान के विश्वास का सफ़र था। मैंने सीखा कि अगर आप किसी काम को पूरे दिल से करना चाहें, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। जिस वक़्त मैं छोटा था, अहमदाबाद में रहता था, उस वक़्त तकरीबन मेरी 6 साल के करीब मेरी उम्र थी। उस वक़्त से मैंने कई बार ये हिंदू-मुस्लिम के दंगे-फ़सादियाँ देखे थे, और मेरे दिमाग में ये आता था कि हम लोग हमेशा साथ में रहते हैं, और अचानक हम क्यों एक-दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं। तो मैंने उस वक़्त अपने घर वालों से भी पूछा था कि ये कि क्यों होता है? तो घर वाले तो बस हँस के निकाल देते थे कि ये तू नहीं समझ पाए, अभी तू बहुत छोटा है। लेकिन मैं बार-बार सवाल करता था, लेकिन घरवाले की तरफ से कोई मुझे रिप्लाई नहीं मिलता था। लेकिन वो जो सवाल था मेरे दिमाग में घर कर गया था कि एक दिन बड़ा होके मैं शांति, भाईचारे के लिए कुछ ना कुछ मैं करूँगा। जिस वक़्त मैं बड़ा हुआ, मैं मेरी उम्र थी 15 साल के करीब, और उस वक़्त मैं चेन्नई में रहता था। वहाँ पे मैंने अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बात करनी शुरू की कि मुझे साइकिल से पूरी दुनिया की सफ़र करनी है, मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। कोई मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं था कि तू ये नहीं कर पाएगा। जो भी मेरी बात सुनता, हँस के निकाल देता कि ना तेरे पास पैसे हैं, ना दुनिया का नॉलेज है, ना इंग्लिश का एबीसीडी आता है, तो किस तरीके से ये दुनिया घूम पाएगा। लेकिन मेरे दिमाग में एक धुन थी कि नहीं, बस मुझे करना है। तो चेन्नई से मैं अहमदाबाद भी आया था उस वक़्त। यहाँ पे अहमदाबाद में अपने घर वालों से मैंने बात की, सेम रिप्लाई मुझे मिला था। वापिस मैं चेन्नई गया, वहाँ पे मैंने एक अपना दोस्त था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे आप कम से कम साइकिल दिला दो, तो मैं अपना जो एक सपना है वो मैं पूरा कर पाऊँगा। हालाँकि उस वक़्त मैंने मद्रास में बहुत सी जो क्लब वगैरह है, लायंस क्लब, लियो क्लब, रोटरी क्लब, मैंने उन लोगों का भी कॉन्टैक्ट किया था कि मुझे कुछ सपोर्ट मिले, लेकिन हर जगह से मुझे सिर्फ निराशा मिलती थी। जो भी लोग मेरी बात सुनते, वो हंस के निकाल देते। जो मुझे बार बार ये कहते थे कि ये तू नहीं कर पाएगा, तो बस मैंने ठान लिया था कि अब तो कुछ करके दिखाना है, इनको रोंग प्रूव करके दिखाना है। मैंने जो अभी पहले मैंने बताया कि एक दोस्त से बात की कि मुझे आप साइकिल दिला दो, उन्होंने मुझे 385 रुपीज़ की उधार में साइकिल दिलाई। मेरी जेब में 5 रुपये थे, और जिस वक़्त मैं निकल रहा था चेन्नई से, उस वक़्त हज़ारों का मजमा था। 9 अक्टूबर 1981। एक तरफ दुनिया घूमने का जो मेरा सपना था वो साकार होने जा रहा था। मैं बहुत खुश था कि नहीं, अब तो मैं कुछ करके दिखाऊँगा लोगों को। और दूसरी तरफ जो भी लोग वहाँ खड़े थे, आपस में मेरी सिर्फ़ मज़ाक कर रहे थे। कोई हँस के कह रहा था कि अभी ठहरो, इंदिरा गांधी आएगी, आपको ग्रीन सिग्नल दिखाएगी, फिर आप स्टॉप लेना। कोई कहता अभी प्रभुदास पटवारी आएगा, यहाँ का गवर्नर, वो आपके साइकिल का ताला खोलेगा। यानी एक आदमी कहता, और जितने भी वहाँ खड़े थे सब लोग हँस रहे थे, मेरी मजाक कर रहे थे। लेकिन उन लोगों की मजाक, उन लोगों का जो हँसना था, वो मेरे अंदर एनर्जी मेरी बढ़ा दी।
और बस में मैंने ना आऊ देखा ना ताऊ देखा, बस में निकल पड़ा। सबसे पहले मैंने पूरा हिंदुस्तान की सफ़र की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, ईस्ट से वेस्ट तक, हर जगह पे मैं गया। अपने हिंदुस्तान में जब मैं घूम रहा था, अपने लोगों की तरफ से मुझे बहुत साथ सहकार मिलता था। रास्ते में खाना पीना, हर लोगों, हिंदू मुस्लिम हर लोगों का साथ सहकार मुझे मिलता रहा। उसके बाद मैंने इंडिया घूमने के बाद मैंने इंडिया से बाहर निकलने की तैयारी की, और इंडिया के बाहर सबसे पहले मैं कीनिया गया, तंजानिया, युगांडा, इथियोपिया, जिबूती, ये सब अफ्रीका के जो मुल्क है वहाँ पे मैं घूमा। जिस वक्त मैं तंजानिया में था, उस वक्त एक बार शाम का वक्त था और जंगल से मैं निकल रहा था, पहाड़ी इलाका था, और अचानक मैंने अपन शेर को मेरे सामने आते मैंने देखा। शेर ने हालांकि मुझे मेरे ऊपर अटैक भी किया था, लेकिन वहाँ से मैं, अल्लाह ने मुझे बचा लिया था और वहाँ से मैं सेफली निकल पड़ा था। ये जो पूरी कहानी है वो मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। और उसके बाद तंजानिया से मैं इथियोपिया गया। इथियोपिया में भी मेरे ऊपर अटैक हुआ था। सबसे पहले तीसरा दिन था और गन पॉइंट पे मैं लुटाया था। उसके बाद सातवां दिन था, वहाँ को जो पहाड़ के ऊपर मैं खड़ा हुआ था, प्यास लगी थी बहुत जोरों की। और उस वक्त हालांकि इथियोपियन गवर्नमेंट ने मुझे 2 मिलिट्री बॉडीगार्ड भी दिए थे, लेकिन जिस वक्त मेरे ऊपर ये अटैक हुआ, उस वक्त दोनों जो बॉडीगार्ड थे वो मुझे छोड़ के भाग गए थे, क्योंकि उनके पास कोई हथियार नहीं था, सिर्फ साइकिल लेके मेरे साथ में चले थे। मैं खड़ा था पानी पीने के लिए, लेकिन अभी पानी पीऊँ उसके पहले तो सिपरा ट्राइब्स आ गए और मेरे गर्दन के ऊपर उन लोगों ने नाइफ रख दी है। उसके बाद मुझे ले गए थे पहाड़ के नीचे, जो उस ये पूरी कहानी भी मैं आगे आपको सुनाऊंगा। वहाँ से भी मुझे अल्लाह ने बचाया, नहीं तो वो लोगों का प्लान था मुझे सेक्रीफाइस करने का। ये जो अफ्रीकन कंट्री है वो मैं घूमने के बाद फिर मैं अरब मुल्कों में मैं गया। वहाँ पे यमन में भी एक बार चोरी हुई थी, मेरा सब सामान चला गया था हॉस्टल में से। सिर्फ मैंने जो कपड़े पहने थे वही बच गए थे और मेरी साइकिल बच गई थी। और अरब मुल्क घूमने के बाद फिर मैं वहाँ से आ, यूरोप की तरफ मैं एंटर हुआ। यूरोप में मैं पूरा घूमा। यूरोप घूमने के बाद फिर मैं एशिया में आया। एशिया भी मैं पूरा घूमा। एशिया घूमने के बाद फिर मैं हांगकांग गया, चाइना गया। चाइना से फिर मैं जापान गया, जापान से अमेरिका, कनाडा, दुनिया के जो 7 महाद्वीप है हर जगह पे मैं गया हूँ। और अगर मैं लाइन से बताऊँ तो मैं पहले इंडिया में घूमा, इंडिया के बाद फिर मैं कीनिया गया, वहाँ से तंजानिया, युगांडा, इथियोपिया, जिबूती, यमन, यूनाइटेड अरब अमीरात, फिर वहाँ से मैं इराक गया। इराक से फिर कुवैत आया, कुवैत से बहरीन, बहरीन से सऊदी अरेबिया, फिर वहाँ से सऊदी घूमने के बाद फिर मैंने वहाँ से इजिप्ट गया। इजिप्ट से फिर मैं ग्रीक, टर्की, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ये पूरे कुछ जो यूरोपियन मुल्क है वहाँ पे मैं घूमा। ये घूमने के बाद फिर मैं एशियन कंट्री में आया दोबारा। सेकेंड टाइम में आया इजिप्ट। इजिप्ट से फिर मैं श्रीलंका गया, श्रीलंका से सिंगापुर गया, सिंगापुर से फिर मैं मलेशिया गया, मलेशिया से ब्रुनाई गया। ब्रुनाई घूमने के बाद वापस मलेशिया आया, वहाँ से थाईलैंड, थाईलैंड घूमने के बाद हांगकांग गया, हांगकांग से फिर मैं इंडोनेशिया गया, इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया, कुछ पैसिफिक आइलैंड भी मैंने घूमे। फिर वहाँ से चाइना, जापान, जापान से अमेरिका और कनाडा में गया। दोस्तों, पूरी सफ़र के दौरान बहुत मुझे अच्छे भी अनुभव हुए और ख़राब भी हुए। अच्छे में अपने लोगों की तरफ से, अपने जितने भी जो हिंदू मुस्लिम इंडिया के बाहर जो रहते हैं, हमारे जो बोहरा समाज के लोग रहते हैं, हर लोगों की तरफ से मुझे बहुत अच्छा मान पान मिला। जहाँ भी जाता था मेरा सम्मान होता था। सम्मान करने के बाद फिर वो लोग मुझे 1000 $2000 डोनेशन देते थे। उसी पैसे से मैंने ये पूरी दुनिया की सफ़र मैंने की। हालांकि मैं 3 बार जेल में गया हूँ पूरी सफ़र के दौरान, बिना कोई भी गुनाह के। जिस वक्त उन लोगों को हाईवे पे शक पड़ता था वो लोग मुझे पकड़ के जेब में डाल देते थे, लेकिन जब पता चले कि भाई नहीं ये जिम्मेन है, इनके पास वीज़ा है, रोड परमिशन है, तो 5-10 मिनट में वो लोग मुझे छोड़ देते थे। 5 बार मेरे ऊपर अटैक हुआ था। ये मैं कह सकता हूँ कि 5 बार मैं मौत के मुंह से बाहर निकला हूँ। गन पॉइंट पे लुटाया हूँ, नाइफ पॉइंट पे मैं लुटाया हूँ। हर किस्म के मेरे साथ एक्सपीरियंस हुए हैं।
पूरी सफ़र के दौरान तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि 2000 के ऊपर अखबारों में मेरे इंटरव्यू छपे हैं। रेडियो इंटरव्यूज़, टीवी टॉक शो, टीवी इंटरव्यूज़। लेकिन अखबारों में भी मैंने कई बार मैंने देखा है, ख़ास करके जिस वक़्त मैं अमेरिका में था, ये अनुभव हुआ था कि वहाँ लॉस एंजेलिस में एलए टाइम्स वालों ने मेरा इंटरव्यू लिया था और पूरा इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद मुझे मेरा नाम पूछा था कि बाय द वे व्हाट्स योर नेम। और मैंने बताया था कि मेरा नाम ताहिर है। उनको पता चला कि मैं इंडिया से हूँ, मुस्लिम हूँ। तो उन लोगों ने बहाना निकाला और निकालने के बाद कहने लगे कि अभी फ़िलहाल हमारे पेपर में कोई जगह नहीं है, मे बी नेक्स्ट टाइम अगर हो सकेगा हम आपका इंटरव्यू डालेंगे। सेम थिंग हुआ जिस वक्त मैं सैन फ्रांसिस्को में था, फ्रीमोंट में था, वहाँ पे भी मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद जब उनको पता चला कि मैं मुस्लिम हूँ, मेरा उन लोगों ने इंटरव्यू नहीं डाला। लेकिन ये जो अखबारों में इंटरव्यू देते-देते मैंने भी कुछ सीखा था। जिस वक़्त मैं फ्रीमोंट सैन फ्रांसिस्को में था और जिस वक़्त उन्होंने मना किया कि भई हमारे पास अभी टाइम नहीं है, 5-10 मिनट के बाद सोचने के बाद मैंने दोबारा उनका कॉन्टैक्ट किया और जो रिपोर्टर थी मैंने उनको बताया कि आई वांट टू टेल यू समथिंग, आई फॉरगेट वन वेरी गुड इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो उन्होंने पूछा क्या है? तो मैंने बताया कि जिस वक़्त मैं इज़राइल में था तो इज़राइल के लोग बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत मान-पान दिया, उन लोगों ने सम्मान दिया और आई लाइक वेरी मच इज़राइल एंड इज़राइली पीपल। और पता नहीं क्या हुआ, फ़ौरन वापिस वो लोग आए, मेरा इंटरव्यू लिया, मेरे फ़ोटो लिए और दूसरे दिन फ्रंट पेज के ऊपर मेरा इंटरव्यू छपा था। तो इसी तरीके से वीज़ा लेने में भी बहुत दिक्कत आई। जब मैं ब्रुनेई में था, मैंने ब्रुनेई एम्बेसी का मैंने कॉन्टैक्ट किया था कि मुझे ब्रुनेई जाना है, आपके टर्म्स कंडीशन क्या है वीज़ा के? उन लोगों ने मुझे बताया था कि कम से कम 1 महीना लगेगा, आपको वहाँ से लोकल जो ब्रुनेई का है उनका स्पॉन्सर लेटर चाहिएगा और पीस फ़ोटोग्राफ चाहिए। ये सब मुझे उन लोगों ने बताया था। फिर मैंने अपना नाम नहीं बताया था, लेकिन दूसरे दिन वहाँ का जो स्ट्रेट टाइम्स है सिंगापुर का, उस अखबार में फ्रंट पेज पे मेरा इंटरव्यू छपा था और फ़ोटो के साथ। तो जिस वक़्त मैं ब्रुनेई एम्बेसी गया, तो जैसे मैं अंदर एंटर हुआ, तो वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड था वो अखबार पढ़ रहा था, वो मेरी स्टोरी पढ़ रहा था। तो अचानक उसने मेरे सामने देखा और पूछने लगा कि दिस इज़ यू? मैंने कहा यस। वो मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले गया। जो वहाँ का ब्रुनेई का हाई कमिश्नर, उनसे मेरी मुलाकात हुई और मुझे आसानी से वहाँ की वीज़ा भी मिल गई। हालाँकि ये किस तरीके से मिली ये भी मैं आपको पूरी कहानी आगे बताऊँगा, लेकिन मुझे वीज़ा तो मिली, लेकिन वहाँ जाने के लिए जो आइलैंड है, ब्रुनेई गवर्नमेंट की तरफ से मुझे टिकट भी मिली थी, वहाँ रहने के लिए बंदोबस्त मेरा किया गया था। और वहाँ के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी वहाँ पे और वहाँ पे भी अच्छा मान-पान मिला था। मैं जिस वक़्त हांगकांग में था, वहाँ अमेरिकन वीज़ा लेने गया था, तो वहाँ पे भी अमेरिकन वीज़ा लेने में भी दिक्कत आई थी पहली बार मुझे। हालाँकि जो मेरे इंटरव्यू ले रहे थे, उनका कहना ये था कि आप अगर अमेरिका आओगे, आप वापस नहीं जाओगे। वहाँ पे भी मैंने बहुत सी ऐसी आर्ग्यूमेंट की थी और आखिरी में जो वीज़ा ऑफ़िसर था, उन्होंने मुझे बताया था कि माय फ्रेंड, आई लाइक योर वे ऑफ टॉकिंग एंड नाउ आई एम वेरी श्योर यू आर नॉट गोइंग टू स्टे इन माय कंट्री। और मुझे वीज़ा मिली थी। हालाँकि जिस वक़्त मैं वहाँ हांगकांग में वीज़ा लेने के लिए गया था, मैंने एम्बेसी के बाहर पढ़ा था कि कुछ कंट्री के जो लोग हैं उसमें हमारा भी था, इंडिया का भी नाम था। आप लोग यहाँ से वीज़ा नहीं ले सकते हो, आपको वीज़ा लेना है आपके खुद के कंट्री से, आप अप्लाई करो। लेकिन फिर भी मैं गया था और बहुत सी आर्ग्यूमेंट होने के बाद मुझे आसानी से वीज़ा मिल गया था और वो भी फ्री में दिया था उन्होंने। एक बार मैं कनाडा मॉन्ट्रियल में था। मॉन्ट्रियल में हॉस्टल में रुका हुआ था, वहाँ पे एक स्पेनिश लेडी थी, उसने मेरे ऊपर अटैक किया था। यानी मैं वहाँ पे जो हॉस्टल के अंदर जो एक हॉल होता है, वहाँ पे रात के टाइम खाना खाने के बाद मैं अपनी डायरी लिख रहा था। वहाँ पे कुछ सैकड़ों लोग थे जो फॉरेनर थे, टूरिस्ट थे, वो लोग भी वहाँ बैठे हुए थे और अचानक एक स्पेनिश लेडी मेरे पास आई और आते ही मेरे सर से टोपी उठा के फेंक दी उसने। फिर थप्पड़ मारने लगी मुझे और मैं भी घबरा गया था। मैंने पूछा भी काफ़ी, ये क्यों कर रहे हो? तो उसने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन मेरे मुँह पे थूकने लगी, मेरी डायरी, मेरा सामान फेंक दिया।
वहाँ मैंने पुलिस की भी मदद माँगी लेकिन मुझे कोई मदद नहीं मिली। ये स्टोरी भी इंशाल्लाह मैं आगे बताऊँगा। हालाँकि मेरे पास इतनी स्टोरी है, अब मैं जो ये अपना ये पॉडकास्ट शुरू करने जा रहा हूँ उसमें ऐसी मैं स्टोरी बताऊँगा और मुझे यकीन है कि आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आएगी कि किस तरीके से मैंने बिना पैसे, बिना नॉलेज, बिना इंग्लिश का एबीसीडी उस वक़्त जिस वक़्त मैं निकला उस वक़्त नहीं बोल सकता था और मैंने कैसे ये पूरी दुनिया का सफ़र किया। हालाँकि मेरे पास कोई स्पॉन्सर भी नहीं था। स्पॉन्सरशिप के लिए मैंने बहुत ट्राई की थी लेकिन मुझे कोई नहीं मिला था। उसके बाद मैं अमेरिका में ह्यूस्टन में था और ह्यूस्टन में एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था मेरे साथ जो अचानक मेरी आवाज़ चली गई थी। वहाँ पे मैंने बहुत सी ट्रीटमेंट कराई लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हालाँकि अपने जो इंडियन है हमारे बोहरा समाज के जो कुछ डॉक्टर हैं उन लोगों ने मुझे बहुत मदद की थी और आखिरी में वहाँ पे जो एक फ़ेमस डॉक्टर है वहाँ का अमेरिका में ईएनटी स्पेशलिस्ट ह्यूस्टन में, उनके पास भी ले गए। उन्होंने मेरा जो पूरा चेकिंग किया था नेक वगैरह के अंदर, लेकिन उन्होंने आखिरी में प्रिडिक्ट करके बताया कि तुम्हारा जो वोकल कॉर्ड है वो डैमेज हो चुका है और अब आप बोल नहीं पाओगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ और कैसे मैं बोलते हुआ ये भी एक अच्छी स्टोरी है। सैयदना साहब को मैंने बताया था फैक्स करके उन्होंने मुझे दिलासा दिलाया था कि अल्लाह पे भरोसा रखना, इंशाल्लाह 3 से 4 महीने में आपका आवाज़ वापस आ जाएगा। और 3 महीने के बाद एक ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसके बाद मेरा आवाज़ वापस आ गया और जिस वक़्त मैं कनाडा में था, ओटावा में, मैं इंडियन एम्बेसी में गया था अपने हाई कमिश्नर से मिलने के लिए, मिस्टर प्रेम के बुधवार। उनसे मैंने मुलाकात के बाद रिक्वेस्ट की थी कि सर मुझे यहाँ प्राइम मिनिस्टर से मिलना था, तो मेरे सामने देख के एकदम चौंक गए। आप मिल के क्या करोगे? मैंने कहा सर मैं बहुत सी कंट्री में मैं मिला हूँ, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, किंग, प्रिंस, मेयर, गवर्नर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर का कोई ना कोई कंट्री में किसी ना किसी के साथ मेरी मुलाकात होती थी। लेकिन उन्होंने मना किया कि आप यहाँ पे नहीं मिल पाओगे। उसके बाद वहाँ पे जो एक लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मिस्टर जिम कैरिजियानिस, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुलाकात के बाद आधे घंटे का टाइम दिया था और तकरीबन 2 घंटे तक मेरे साथ बात की और आखिरी में उन्होंने मुझे पूछा कि आपको क्या चाहिए? और मैंने फटाक लेके उनको बताया था कि सर मुझे आपके पीएम से मिलना है। और उसके बाद उन्होंने किस तरीके से मुझे मिलाया पीएम से, वो भी एक अच्छी स्टोरी है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने मुझे प्रॉमिस दिया कि ताहिर भाई मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा और आधे घंटे में मैं वहाँ से अपने हॉस्टल में आया और उनका फ़ोन आया कि हमको अपॉइंटमेंट मिल गया है 3 मिनट का। और जिस वक़्त मैं प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए गया पार्लियामेंट हाउस में, वहाँ पे मेरा अच्छा स्वागत हुआ। 3 मिनट का टाइम दिया था लेकिन 20 मिनट तक बात की मेरे साथ। वहाँ के पीएम ने मुझे वहाँ की सिटीज़नशिप भी ऑफ़र की थी और वहाँ रहने के लिए रेंच, बंगलो, पेंशन सब कुछ। लेकिन उस वक़्त मैंने प्राउडली जवाब दिया था कि सर थैंक्स अ लॉट फॉर योर जनरसिटी and kindness and offering me a Canadian citizenship. But as an Indian, I have a proud of my country and I have to be a Indian और मैंने वो एक्सेप्ट नहीं की थी। उसके बाद मुझे टेम्पररी ऑनररी सिटीजनशिप दी थी कि जब तक आप यहाँ कनाडा में हो आप हमारे कैनेडियन सिटीजन हो, जिस वक्त आप यहाँ से निकल जाओगे अगेन यू बिकम ए इंडियन सिटीजन। और एक बार लंदन में मैं था, वहाँ पे मेरी साइकिल चोरी हो गई थी। जिस वक्त मेरी साइकिल चोरी हुई थी उस वक्त मुझे लगा था कि अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास साइकिल जो मेरा मेन व्हीकल था वही चला गया। लेकिन उस वक्त वहाँ पे लंदन में सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब वहाँ पे उस वक्त मौजूद थे। मैंने उनसे अर्ज़ की और उन्होंने मुझे माउंटेन बाइक दिलाई और उसी बाइक के और वो साइकिल आने के बाद आगे की मेरी सफ़र पूरी आसान हो गई। और उसी साइकिल जो आई थिंक अभी 33-34 ईयर ओल्ड साइकिल है, इसी साइकिल पे मैंने अभी कुछ टाइम पहले पूरा गुजरात का दौरा किया है साइकिल से। मेरे पास और दोस्तों एक बात ये भी है कि जिस वक़्त मैं निकला था उस वक़्त ना तो जीपीएस सिस्टम था, ना इंटरनेट था, ना मोबाइल फ़ोन था। मेरे पास सिर्फ़ एक साइकिल थी और अल्लाह पर भरोसा था और यही काफ़ी था पूरे विश्व को जीतने के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने पूरी सफ़र की है
और सफ़र में बहुत से मेरे साथ अनुभव भी हुए हैं, अच्छे बुरे हर किस्म के। दुनिया के बहुत से मुल्कों के मुझे अवार्ड मिले हैं, बहुत से मेडल मिले हैं, सर्टिफिकेट मिले हैं, और सब कुछ मेरे पास अभी पड़ा हुआ है। और पूरी दुनिया का दौरा करके जिस वक़्त मैं वापस अपने मुल्क की तरफ आ रहा था, तो मेरे दिमाग में एक ही धुन थी कि दुनिया वालों ने मुझे इतना मान-पान सम्मान दिया है, अपने मुल्क में मैं जाऊँगा, मुझे इससे भी ज़्यादा मान-सम्मान मिलेगा। और जिस वक़्त मैं वहाँ शारजाह में था, इंडिया-पाकिस्तान की मैच चल रही थी, गावस्कर मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, और 58 मुल्कों में लाइव इंटरव्यू चल रहा था मेरा। उस वक़्त एक रिपोर्टर ने मुझे सवाल किया था कि मिस्टर मद्रासवाला, हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ? बिकॉज़ टुमारो यू आर गोइंग बैक टू योर कंट्री, और मे बी यू आर गोइंग टू बिकम ए इंडियन हीरो। लेकिन उस वक़्त पता नहीं क्यों मेरे मुँह से ये जवाब निकला था कि आई कांट से राइट नाउ एनीथिंग, मे बी आई एम गोइंग टू बिकम ए इंडियन हीरो और ज़ीरो। और यही हुआ। पूरी दुनिया घूमने के बाद जिस वक़्त मैं यहाँ आया वापस, यहाँ ना मुझे अभी तक कोई इतना बड़ा कोई इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई अवार्ड मिला है, ना ऐसा मान-सम्मान मिला है। और उम्मीद है आज नहीं तो कल मिलेगा। अब ये जो मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, तो ख़ास करके जो यंगस्टर है, यंगस्टर को मैं ये बताना चाहता हूँ, ज़्यादातर लोग जो यही सोचते हैं कि हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हम क्या कर पाएँगे? और कुछ लोगों की एक हैबिट होती है कि हमेशा सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते हैं। मैं यंगस्टर जो है उनको मैं ख़ास एक सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपके दिमाग में कोई भी दिल में आपके सपना हो, आप उसको साकार करें। आप कुछ लोगों से बात करें, आपको जो करना है आप आगे बढ़ो, लोगों से आइडिया लो। लोगों की आइडिया सुनने के बाद अगर आपको पसंद आए कि मैं इनकी आइडिया अच्छी है, तो उसके ऊपर आप अमल करो। अगर आपको नहीं पसंद आए, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप उसके ऊपर आगे बढ़ो। आप अगर स्टार्ट करोगे तो आपको कामयाबी मिलेगी, और अगर आप फेल भी हो गए तो फिर भी आपको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि आपके दिमाग में जितने टाइम से जो एक चीज़ दिमाग में घूम रही थी कि मुझे ये करना है, आप फेल हो गए, वो दिमाग से निकल जाएगा। अब आपके दिमाग में कोई नई आइडिया आएगी और आप उसके ऊपर अमल करोगे। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सी स्टोरी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे पॉडकास्ट के ज़रिए से, और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आएगी। और एक रिक्वेस्ट भी है कि जो मेरी स्टोरी अगर आपको पसंद आए तो आप आगे फॉरवर्ड भी करना। जो मेरी चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना और लाइक करना। ओके, थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।